सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन। इससे पहले जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाके मॉडर्न हिस्ट्री के पृष्ठ में देख सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। किसान आंदोलन, तो इसे समझने से पहले पीछे के बात को समझ लेते हैं कि किसान आंदोलन हमें क्यों देखने को मिला था। कृषि नीतियों में सुधार करने की भावना के लिए किए गए आंदोलन को कृषक आंदोलन कहते हैं। यानी कि जो भी कृषि नीतियों में सुधार करने के लिए आंदोलन किए गए थे उन्हीं को कृषक आंदोलन कहा जाता है। कृषक आंदोलन किसानों द्वारा किए गए संघर्षों को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन करते रहे हैं। यानी कि जो किसान आंदोलन हुआ है यह किसानों के संघर्ष को दर्शाता है। सन 1900 के पूर्व में पड़ने वाले आकार के फलस्वरूप भारतीय किसानों एवं कृषि श्रमिकों ने कृषि आंदोलन की शुरुआत की थी। जो 1900 के पूर्व में अकाल और महामारी पड़े थे, जिसे देखते हुए किसानों ने कृषि आंदोलन प्रारंभ किए। किसान आंदोलन के कारण, इनके कौन कौन से कारण थे जिस कारण हमें किसान आंदोलन देखने को मिला था। तो पहला कारण है जमींदार का किसानों पर अत्याचार। जो जमींदार थे उस समय वह किसानों पर अत्याचार करते थे, क्योंकि जो किसानों का जमीन था उस पर भी जमींदार अपना अधिकार जमाए हुए थे। तो जमींदार क्षेत्रों में किसानों को उच्च लगान, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सरकार ने भारी भू राजस्व भी लगाया था। जो उस समय किसान थे उन पर उच्च लगान और मनमानी बेदखली और इसी के साथ अवैतनिक श्रम, यानी कि बिना पैसे के ही उन्हें श्रम करवाया जाता था। और साथ में ही जो भू राजस्व था यह भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था। और दूसरा नीति था प्रतिकूल नीति, यानी कि सभी को एक नीति के प्रत्यक्ष नहीं रखा गया था। अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियाँ जमींदार और साहूकार के पक्ष में थी। जो भी अंग्रेज सरकार की नीति थी यह जमींदार और साहूकार के पक्ष में होती थी, परंतु किसानों का शोषण करती थी। जो भी इनकी नीतियाँ होती थी इससे किसान का शोषण होता था। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर विद्रोह प्रारंभ की। और तीसरा नीति है भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान। जो भी भारतीय छोटे मोटे उद्योग थे उनको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि आंदोलन का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों का दमन होने लगा। जो भी पारंपरिक उद्योग थे यानी कि हस्तशिल्प कारीगरी, उन पर औद्योगिकरण के कारण इन सभी छोटे उद्योग का दमन होना शुरू हो गया, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ था। किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ और कर्ज बढ़ गया, जिससे किसानों की गरीबी में बहुत सी वृद्धि हुई। तो चलिए जितने भी विद्रोह हुए थे उन सभी को एक एक कर कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और जल्दी आप भूल भी न सकें। तो पहला विद्रोह है नील विद्रोह। यह 1859 से 1862 ईस्वी तक चला था। तो नील विद्रोह बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 में प्रारंभ किया गया था। जो नील विद्रोह हुआ था यह बंगाल में भी देखने को मिला था और साथ में बिहार के चंपारण में भी देखने को मिला था। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है नील विद्रोह बंगाल। तो यूरोपीय बागान मालिकों ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। जो भी यूरोपीय बागान मालिक थे इन्होंने अपने मुनाफे के लिए नील की खेती करने के लिए उन पर बाध्य किया।
नील की खेती से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमतें दी गई। जो नील की खेती किसान करते थे इसके लिए अंग्रेजों द्वारा इन्हें कम कीमतें दी गई। दूसरा, नील की खेती से ज़्यादा मुनाफा इन्हें नहीं होता था, अन्य फसलों से इन्हें ज़्यादा मुनाफा होता था। और तीसरा, नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती थी। जो भूमि की उर्वरा शक्ति थी यह कम हो जाती थी, इसीलिए जो किसान थे यह नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो परिणाम स्वरूप इन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दी। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। बंगाली पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा को वर्णन किया है। जो हरिश्चंद्र मुखर्जी है इन्होंने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में उस समय बंगाल के किसानों का दुर्दशा का वर्णन किया है। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए गए व्यवहार को प्रस्तुत किया है। जो दीनबंधु मित्र थे इन्होंने नाटक के जरिए उस समय के किसानों को प्रदर्शित किया है और इस नाटक की प्रस्तुति पहली बार 1860 में प्रकाशित की गई थी। इनके नाटक से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रण करने के लिए नील की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। जो दीनबंधु मित्र थे इन्होंने नाटक के जरिए उस समय जो बंगाल के किसान थे उनके दुर्दशा को प्रदर्शित किया। इस नाटक को देखने के बाद बहुत से किसान आक्रोश में आ गए। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए नील खेती को प्रतिबंध कर दिया। इसके बाद है पाबना आंदोलन। 1870 से 1880 के बीच में देखने को मिला था। तो यह विद्रोह भी बंगाल के पाबना क्षेत्र में देखने को मिला था। इस विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और शंभू पार कर रहे थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण किसानों से अधिक कर वसूलना था। ठीक है ना, जो किसानों से अधिक कर वसूला जा रहा था, इसी कारण हमें यह विद्रोह देखने को मिला। 1873 में पूर्वी बंगाल के भावना जिले में एक कृषि लीग की गठन किया गया। इसके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई जिससे संघर्ष पूरे पूर्वी बंगाल में फैल गया। यह आंदोलन मुख्य एक कानूनी राय थी, लेकिन कुछ जगह पर यह हिंसा का रूप ले लिया था। जो यह लीग का गठन किया गया था तो यह सिर्फ कानूनी राय के तौर पे लाया गया था, परंतु कुछ जगह पर यह हिंसा का रूप भी धारण कर लिया। इसके बाद है तेभागा आंदोलन 1946-1947। यह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में ही देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर आंदोलन आपको बंगाल के ही क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश थे यह बंगाल पे पूरी तरह से अधिकार किए थे, इसीलिए हमें ज़्यादातर आंदोलन बंगाल से ही देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था और इसी के साथ इसका नेतृत्व चंपारण सिंह एवं भगत सिंह ने किया था। ठीक है ना, तेभागा आंदोलन का नेतृत्व चंपारण सिंह और भगत सिंह ने किया था और यह बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिला। इसके बाद है दक्कन विद्रोह 1875 में। तो यह विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिला था। यह विद्रोह का मुख्य कारण मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। जो वहाँ के मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे, इनके शोषण के विरुद्ध हुआ था। सामाजिक बहिष्कार, तो इन्होंने साहूकार की दुकान से
सामान खरीदना और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। जो वहाँ के किसान थे वह साहूकार के दुकानों से सामान खरीदना तथा खेती करने से अस्वीकार कर दिया। नाइयों, धोबी और मोची ने उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, जो वहाँ के नाई थे, धोबी थे और मोची थे, तो वहाँ के साहूकारों को इन सभी सेवाओं से वंचित कर दिया। यह सामाजिक बहिष्कार काफ़ी तेजी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमले के साथ कृषि विद्रोह में बदल गया। ठीक है ना, यह विद्रोह में बदल जाता है। सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रहे। सलाह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1869 में पारित किया गया। ठीक है ना, एक अधिनियम को 1869 में पारित किया गया। तो इसके बाद इस आंदोलन का अंत हुआ। इसके बाद है मोस्ट वीवीआई चंपारण सत्याग्रह 1917। यह विद्रोह बिहार के चंपारण जिले में देखने को मिला था। जो चंपारण जिला है बिहार के, यहीं से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिक द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा था। जो यूरोपीय बागान मालिक थे, इन्होंने किसानों को अधिक शोषण कर रहे थे कि आप लोग नील का खेती करिए। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से, यानी कि इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, तो 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिक के द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इन सभी को देखने के बाद राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए। मोस्ट वीवीआई ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने की निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति का विस्तृत जांच किया। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आ जाते हैं। सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति की नियुक्ति की, जिसमें गांधी जी भी उनके सदस्य थे। इसके बाद चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम के काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया गया। जो 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित की गई। तो इसके बाद नील बागान मालिकों से लगाए गए नियमों से किसानों को मुक्त कर दिया गया। तो इसके बाद है खेरा सत्याग्रह 1918 में। तो यह सत्याग्रह खेरा गुजरात में देखने को मिला था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा जिले में फसल नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने लगान माफ करने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष शुरू हो गया। 1918 में खेरा गुजरात में जो फसल थे यह नष्ट हो गए और जो वहाँ के सरकार थे यह लगान माफ करने से पीछे हट गए। तो इसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ के किसान थे यह संघर्ष प्रारंभ कर दिए। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किसानों का समर्थन किया और किसानों को सलाह दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी न हो वह राजस्व भुगतान न करें। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और महात्मा गांधी, इन्होंने मिलकर किसानों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी न हो वह अपना राजस्व भुगतान न करे। अंततः जून 1918 में सरकार ने किसानों की मांग मान ली। तो इसके बाद है बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी। यह सत्याग्रह गुजरात के बारडोली जिले में देखने को मिला था। इस सत्याग्रह का प्रमुख कारण भू राजस्व में 30% की वृद्धि का होना था।
इसका प्रमुख कारण वहाँ के भू राजस्व को 30% वृद्धि कर देना था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मोस्ट वीवीआई बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह में बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इसी सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस सत्याग्रह के बाद एक जांच समिति की नियुक्ति हुई, जिसके बाद वृद्धि को घटाकर 6% कर दी गई। पहले तो इसे 30% वृद्धि कर दी गई, तो एक जांच समिति की नियुक्ति की गई। इसके बाद इसे घटाकर 6% कर दी गई। इसके बाद है मोपला विद्रोह 1921। इस विद्रोह को मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र केरल में शुरू हुआ था। काश्तकार मतलब वह जिसने जमींदार को लगान देकर उनकी जमीन पर खेती करने का अधिकार प्राप्त किया हो, यानी कि जो किसान दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। ठीक है ना, काश्तकार मतलब जो किसान दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं। तो इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुर्शियार ने किया था। मुस्लिम काश्तकारों ने शिकायत की थी कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क एवं अन्य दमनकारी कर वसूली की जा रही है। जो मुस्लिम काश्तकार थे, इन्होंने शिकायत की थी कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी कर वसूली की जा रही है। 1921 में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो जाता है। जो मोपला आंदोलन था, यह खिलाफत आंदोलन के साथ विलय हो जाता है और इसी के साथ दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। एका आंदोलन 1921, यह आंदोलन अवध के क्षेत्र में देखने को मिला था। इस आंदोलन को शुरुआती जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। जो एका विद्रोह हुआ था, यह अवध यानी कि यूपी के क्षेत्र में देखने को मिला था। तो इसकी शुरुआती जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण उच्च किराया दर था। मदारी पासी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इस आंदोलन की समाप्ति 1922 में हो गई। इसके बाद है तेलंगाना आंदोलन। तो यह आंदोलन 1946 में प्रारंभ हुई थी। यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिला था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिला था 1946 में। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, नीरदर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिला था? ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, अली मुर्शियार। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
ऑप्शन बी मदारी पासी ने। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।